नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आ चुका हूं। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में बताइए। आज की कहानी मेरी और मेरे बचपन के दोस्त प्रदीप की है। जब हमने 2019 में अचानक मनाली जाने का प्लान बनाया, तब से लेकर वह पूरी यात्रा हमारे लिए एक खौफनाक अनुभव बन गई। दिल्ली से निकलते वक्त सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, रास्ता सुनसान और अजीब हो गया। मंडी के पास एक अजीब आदमी और एक रहस्यमयी लड़की से हमारा सामना हुआ, जिन्होंने हमारी यात्रा को खौफनाक बना दिया। उनकी ठंडी आंखों और अजीब बातों ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। हम डर और बेचैनी में बाइक्स पर भागते रहे, ये सोचते हुए कि क्या हम इस डर से बच पाएंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी मेरी और मेरे बचपन के दोस्त प्रदीप की है। यह किस्सा 2019 का है, जब हम दोनों ने एकदम से मनाली जाने का प्लान बनाया था। ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी मिली थी और हमें पहाड़ों में घूमने का बहुत मन था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन से एक दूसरे के हर अच्छे बुरे समय में साथ रहे हैं। जैसे ही छुट्टी तय हुई, हमने बिना ज्यादा सोचे अपनी बाइक उठाई और दिल्ली से मनाली के लिए निकल पड़े। हम रात को ही सफर शुरू करना चाहते थे, ताकि सुबह होते होते कुल्लू की घाटियों तक पहुंच सके। दिल्ली से चलते वक्त सब कुछ नॉर्मल था। मजाक, गाने और रास्ते में छोटे छोटे ढाबों पर चाय समोसे का मजा। रात गहरी होते होते हम नेशनल हाईवे पर थे। हम दोनों को बाइक राइडिंग का शौक था और इस सफर को भी हम एक नए एडवेंचर की तरह ले रहे थे। मगर जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, रास्ता सुनसान और अजीब सा लगने लगा। कहीं दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। करीब रात के 2 बजे हम मंडी के पास थे। वहां की सड़कों पर घना कोहरा फैल चुका था और ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। हमने एक पेट्रोल पंप पर रुककर पेट्रोल भरवाया और कुछ देर आराम किया। पेट्रोल पंप वाला भी अजीब सा दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने हमसे कहा, रात में ज्यादा देर मत करना, ऊपर का रास्ता थोड़ा खतरनाक है। हम दोनों ने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज किया और अपनी बाइक्स पर बैठकर फिर से निकल पड़े। मंडी से आगे बढ़ते ही सड़कों पर जैसे एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पहाड़ों में सन्नाटा वैसे भी डरावना लगता है, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। बीच बीच में दूर पहाड़ी गांवों की टिमटिमाती लाइट्स दिखती, लेकिन हमारे रास्ते पर कोई और गाड़ी नहीं दिख रही थी। अचानक हमारी बाइक के हेडलाइट के सामने एक कुत्ता आ गया। प्रदीप ने ब्रेक मारी और हम एकदम से रुक गए। लेकिन उस कुत्ते ने हमें देखकर अजीब सी आवाज निकाली, ना भौंकने जैसी, ना रोने जैसी, कुछ और ही। वह कुछ देर हमें घूरता रहा और फिर धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। प्रदीप ने हंसते हुए कहा, यार, पहाड़ों के कुत्ते भी अजीब होते हैं। लेकिन मेरे मन में एक हल्की बेचैनी हो चुकी थी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही प्रदीप की बाइक की हेडलाइट अचानक बंद हो गई। हम चौंक गए, क्योंकि बाइक बिल्कुल ठीक हालत में थी। अंधेरे में रुकना सही नहीं था, तो मैंने अपनी बाइक की हेडलाइट से थोड़ा रोशनी दी और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। प्रदीप का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद हमें सड़क किनारे एक पुरानी खड़ी मारुति वैन दिखी। वैन इतनी पुरानी और जर्जर लग रही थी कि ऐसा लगा मानो बरसों से यहां खड़ी हो। लेकिन उसके शीशे के अंदर कुछ हलचल दिखाई दी। प्रदीप ने बाइक धीमी की और हम दोनों ने वैन के पास रुककर देखने की कोशिश की। मैंने खिड़की पर टॉर्च मारी तो अंदर कोई आदमी बैठा हुआ दिखा, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह सफेद और सन्ना हुआ था। उसकी आंखें अजीब तरीके से खुली हुई थीं, जैसे किसी गहरी नींद या सदमे में हो। प्रदीप ने उसे आवाज दी, भाई साहब, सब ठीक है? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। हम कुछ और बोलते उससे पहले अचानक वह आदमी वैन के अंदर अजीब ढंग से हिलने लगा, जैसे कोई अंधा धुंध झटका खा रहा हो। हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हालात अजीब लगने लगे थे। हमने वैन के अंदर झांकने की कोशिश की, तभी अचानक उस आदमी की आंखें हमारी तरफ सीधी घूरने लगीं। उसकी आंखों में ऐसा डरावना ठहराव था कि मेरी रूह कांप उठी। हम दोनों का डर अब धीरे धीरे हमारे चेहरे पर साफ दिखने लगा था। प्रदीप और मैं बचपन से कई खतरनाक चीजों का सामना कर चुके थे,
लेकिन आज का अनुभव कुछ अलग ही था। बाइक चलाते हुए मनाली की ठंडी हवा अब शरीर को सुकून देने के बजाय बेचैन कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे से कम ही बात कर रहे थे, जैसे किसी अनजानी चीज का दबाव हमारे मन पर था। प्रदीप मुझसे कह रहा था कि उसे इस सफर को जारी रखने का मन नहीं हो रहा, लेकिन अब पीछे लौटना भी समझदारी नहीं थी। रात का समय था और हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कोहरा इतना घना हो चुका था कि हम मुश्किल से कुछ आगे देख पा रहे थे। प्रदीप आगे चल रहा था और मैं उसके ठीक पीछे अपनी बाइक लेकर आ रहा था। फिर अचानक प्रदीप की बाइक लड़खड़ा गई और वह तेजी से ब्रेक मारकर रुक गया। मैं भी घबराकर तुरंत रुक गया और भागकर उसकी तरफ गया। क्या हुआ, बाइक फिसल गई? मैंने पूछा। प्रदीप के चेहरे पर घबराहट के साथ साथ एक अजीब डर था। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई, मुझे किसी ने पीछे से पुकारा। साफ साफ आवाज आई, जैसे कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा हो। उसकी बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। प्रदीप मजाक में ऐसी बातें नहीं करता था। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसकी आंखों में असली डर देख सकता था। तूने शायद गलत सुना होगा, मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। इस घने कोहरे में आवाजें भी गूंजती हैं और दिमाग उलझ जाता है। चल आगे चलते हैं। हम दोनों फिर से अपनी अपनी बाइक पर सवार हो गए, लेकिन अब हमारे दिलों में एक अनजानी घबराहट बैठ चुकी थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें लगने लगा कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। रात के करीब 3 बजे होंगे और हम अब एक घुमावदार घाटी के बीच थे। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ और पेड़ थे और बीच बीच में हमारी बाइक्स की आवाज इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। तभी मैंने देखा कि कुछ दूर एक मोड़ के पास सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। वह सफेद शॉल में लिपटी हुई थी और एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे हमें आते हुए देख रही हो। प्रदीप ने मेरी तरफ इशारा किया और बाइक धीमी कर ली। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। इस सुनसान जगह पर इतनी रात को कोई लड़की अकेले क्यों खड़ी होगी? भाई, कहीं इसे मदद की जरूरत तो नहीं? प्रदीप ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद भी झिझक थी। पता नहीं, पर रुकना ठीक नहीं लगेगा, मैंने कहा। हम दोनों के मन में अजीब कशमकश चल रही थी। प्रदीप इंसानियत के नाते रुकना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। फिर भी प्रदीप ने बाइक धीमी की और लड़की के पास जाकर पूछा, आप यहां इतनी रात को क्या कर रही हैं? सब ठीक है? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया और हमें देखा। उसकी आंखें बेहद ठंडी और खाली थीं, जैसे उनमें कोई भाव ही ना हो। वह बिना पलक झपकाए बस हमें देखती रही। उसकी आंखें इतनी अजीब थीं कि मैं अनजाने में पीछे हट गया। आपको कहीं जाना है? प्रदीप ने फिर से पूछा, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी लड़की ने प्रदीप को बेहद धीमी आवाज में कहा, आप यहां क्यों रुके? और उसके बाद उसने एक ऐसी बात कही जिसने हमारी रूह कंपा दी, जो मेरे साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। प्रदीप का चेहरा मानो सुन्न हो गया। उसने बिना एक पल गंवाए बाइक घुमाई और चिल्लाया, चल यहां से भागते हैं। मैं भी अपनी बाइक स्टार्ट करके प्रदीप के पीछे पीछे भागा। हमारी बाइक्स अब पूरी रफ्तार में थीं और दिल अंदर से धड़क रहा था कि क्या सच में हमने कुछ असल देखा या ये कोई भ्रम था। लेकिन जितना हम भागते गए, उतना ही हमें लगने लगा कि कोई हमारे पीछे है। मेरे रियर व्यू मिरर में भी बार बार उस लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह हमें घूर रही थी बिना पलक झपकाए। प्रदीप ने अचानक बाइक रोक दी और जोर से चिल्लाया, भाई मेरे पीछे मत देखना। पर मुझे लग रहा है वह अभी भी हमारे साथ है। मैंने डरते हुए रियर व्यू मिरर में फिर से झांका। इस बार मेरा दिल मेरी छाती से बाहर आ गया। लड़की अब प्रदीप की बाइक के ठीक पीछे खड़ी थी और उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। मैंने बिना एक पल सोचे गियर बदला और प्रदीप को जोर से चिल्लाया, भाग प्रदीप भाग। हम दोनों ने अपनी बाइक्स की पूरी रफ्तार लगा दी, लेकिन ऐसा लगा कि रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। वह लड़की जैसे हमारी हर हरकत के साथ आगे पीछे हो रही थी। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या हम इस डर से बच पाएंगे? फिर हम दोनों की बाइक्स हवा से बातें कर रही थी। जितनी तेज हम भागते, उतनी ही हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि यह रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोहरा और घना हो चुका था
और ठंड इतनी बढ़ गई थी कि हाथ सुन्न पड़ रहे थे, लेकिन डर के मारे हम रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। प्रदीप मेरे आगे आगे भाग रहा था और बीच बीच में मुड़कर मेरी ओर देख रहा था, शायद यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं उसके पीछे ही हूं। हमारी दोस्ती का रिश्ता कुछ ऐसा ही था, कभी कोई मुश्किल आई तो हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे, चाहे स्कूल में किसी से लड़ाई हो या कॉलेज के एग्जाम्स की टेंशन। हमने हर चीज का सामना साथ में किया था, लेकिन आज की यह रात उन सब अनुभवों से बिल्कुल अलग थी। ऐसा डर हमने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रास्ते में एक संकरी पुलिया आई, जहां हमें बाइक की स्पीड थोड़ी धीमी करनी पड़ी। पुलिया के दूसरी तरफ हमें अंधेरे में एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। थोड़ी राहत महसूस हुई कि शायद कोई और भी इस रास्ते पर है, लेकिन जैसे ही हम करीब पहुंचे, हमारे दिल फिर से धड़कने लगे। ये वही पुरानी मारुति वैन थी जो हमने कुछ किलोमीटर पहले देखी थी, वही जर्जर टूटे शीशे वाली गाड़ी। प्रदीप ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह गाड़ी यहां कैसे आ सकती है? हमने इसे तो काफी पीछे छोड़ दिया था। मेरे मन में भी डर का एक सैलाब उमड़ पड़ा। यह गाड़ी यहां कैसे पहुंच सकती थी? बिना कुछ सोचे समझे हमने बाइक दौड़ाई और वैन को पीछे छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, रास्ता और भी ज्यादा अजीब लगने लगा। हर मोड़ पर वही दोहराया जा रहा था, घने जंगल, वही कोहरा, और हर कुछ किलोमीटर के बाद वही पुरानी वैन दिख जाती, मानो हम एक ही जगह पर बार बार पहुंच रहे हों। प्रदीप ने अचानक गुस्से और डर के बीच बाइक रोकी और चिल्लाया, भाई, ये सब क्या हो रहा है? हम फंस गए हैं क्या? उसकी आवाज में गुस्से के साथ अब डर साफ झलक रहा था। मैंने भी बाइक रोक दी और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी घबराया हुआ था। तभी हमें सड़क के किनारे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कई लोगों का फुसफुसाना। मोबाइल की टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। सिर्फ पेड़ों के बीच हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। प्रदीप ने डरते हुए कहा, भाई, यहां से निकलना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ बहुत गलत है। हमने फिर से अपनी बाइक्स स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन अब हमारे दिलों में एक अजीब सी घबराहट बैठ चुकी थी। यह डर सिर्फ उस लड़की या वैन से नहीं था, बल्कि इस बात का था कि शायद हम कभी इस रास्ते से बाहर नहीं निकल पाएंगे। रास्ता जितना लंबा होता जा रहा था, उतना ही हमें लग रहा था कि हम एक ही जगह पर चक्कर काट रहे हैं। मैंने प्रदीप से कहा, यार, यह सब कुछ दिमाग का खेल भी हो सकता है। हो सकता है हम थक गए हों और रास्ता पहचान नहीं पा रहे हों। प्रदीप ने गहरी सांस ली और कहा, भाई, सच बता रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे साथ चल रहा है, कोई जिसे हम देख नहीं सकते। हम दोनों की बातें सुनते सुनते मेरी धड़कन और तेज हो गई। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज हमारी बाइक्स के ठीक पीछे गिरी हो। हमने तुरंत ब्रेक मारी और डरते डरते पीछे देखा। कोई नहीं था, सिर्फ घना कोहरा और सन्नाटा, लेकिन हमें साफ महसूस हो रहा था कि जैसे कोई चीज हमारे बेहद करीब थी। प्रदीप ने कांपते हुए कहा, चलो यहां से निकलते हैं, अब रुकना ठीक नहीं है। हमने फिर बाइक स्टार्ट की और इस बार बिना पीछे देखे रास्ते पर भागते रहे। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब हमें सड़क के किनारे कुछ झलकियां दिखने लगीं। कभी पेड़ों के पीछे किसी की परछाई, तो कभी अंधेरे में किसी के चलने की आवाजें। ऐसा लग रहा था मानो यह पूरा जंगल हमारे खिलाफ हो चुका हो। प्रदीप ने अचानक बाइक चलाते चलाते मुझसे कहा, भाई, तुझे याद है दादी क्या कहती थी कि अगर कभी रास्ता भटक जाओ और बार बार एक ही जगह पर पहुंचो तो किसी को अपने पीछे मत बुलाना। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। क्या वाकई हम किसी भटकाव में फंस चुके थे? क्या उस लड़की से बात करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी? मैंने प्रदीप से कहा, भाई, कुछ भी हो जाए, अब किसी भी आवाज पर ध्यान मत देना, बस चलते रहो। रात की ठंड अब और ज्यादा हड्डियों में घुस रही थी, लेकिन डर ने हमें पसीने पसीने कर दिया था। रास्ता लंबा खींचता जा रहा था और अब हमें यकीन होने लगा था कि कुछ बेहद अजीब और खतरनाक हमारे साथ हो रहा था। जैसे ही हम एक और घुमावदार मोड़ से गुजरे, हमें सामने सड़क पर एक पुराना बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, यहां से आगे सावधानी बरतें, कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। प्रदीप ने बोर्ड की तरफ देखा और उसकी आवाज में बेचैनी थी। यार, ये वही जगह है जहां कई साल पहले
एक एक्सीडेंट में कई लोग मारे गए थे। मुझे याद आ रहा है, मैंने इसके बारे में न्यूज में पढ़ा था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हम किस रास्ते पर थे। ये वही कुख्यात इलाका था जहां कई हादसे हो चुके थे और लोगों का मानना था कि यहां कुछ ठीक नहीं है। हमने अपने दिलों को संभालते हुए तय किया कि अब बिना रुके चलते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी बाइक्स अब अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। हर मोड़ के साथ दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि लग रहा था मानो किसी ने बर्फ की सुइयां हमारे चेहरों पर चुभा दी हों। लेकिन हमें इस ठंड से ज्यादा डर उस अजीब अनुभव से लग रहा था जो लगातार हमारे पीछे था। भाई रुक मत, जो भी हो पीछे मत देखना, प्रदीप ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में ऐसा खौफ था जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैंने कभी प्रदीप को इस कदर डरे हुए नहीं देखा था। प्रदीप हमेशा मजबूत रहता था, चाहे स्कूल में कोई दिक्कत हो या फिर कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट में परेशानी, वह कभी घबराता नहीं था। लेकिन आज उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। हम दोनों ने बचपन से हर मुसीबत का सामना साथ किया था। जब भी किसी बात से डर लगता, हम मजाक बना लेते और हंसते हंसते उस डर को भूल जाते। लेकिन आज के इस सफर में कोई मजाक नहीं बचा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि हम सिर्फ अपनी बाइक्स की गड़गड़ाहट और अपनी तेज सांसों की आवाज सुन पा रहे थे। रास्ता जितना आगे बढ़ता गया उतना ही कोहरा और घना होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अंतहीन सुरंग में फंस गए हों, जहां से बाहर निकलना असंभव हो। हर बार जब मैं रियर व्यू मिरर में देखता, मुझे एक धुंधली परछाई दिखाई देती, मानो कोई हमारे बेहद करीब हो। लेकिन जब मैं पलटकर पीछे देखता, वहां कुछ भी नहीं होता। यह डरावनी अनुभूति हमें अंदर से तोड़ रही थी, लेकिन रुकने का कोई विकल्प नहीं था। हम अब एक तंग घाटी के पास पहुंच चुके थे। घाटी के दोनों ओर ऊंचे पेड़ थे जो अंधेरे में किसी भूत या साए की तरह लग रहे थे। अचानक प्रदीप की बाइक एक झटके से रुक गई। मैं भी घबराकर पीछे रुका और दौड़कर उसकी तरफ गया। क्या हुआ? बाइक बंद क्यों कर दी? मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा। प्रदीप की आंखें चौड़ी हो गई थीं और वह बुरी तरह से कांप रहा था। उसने कांपते हाथों से बाइक के हैंडल को कसकर पकड़ रखा था। भाई, कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा था। उसने बमुश्किल शब्द निकाले। किसी ने कहा, तुम यहां से नहीं जा पाओगे। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। क्या सच में कुछ हमारे पीछे था या फिर यह हमारा दिमाग खेल खेल रहा था? लेकिन प्रदीप मजाक करने वालों में से नहीं था और उसकी हालत देखकर मुझे साफ पता चल रहा था कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। मैंने घबराते हुए कहा, भाई, तुझे लग रहा है कि हम फंस गए हैं? प्रदीप ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और घबराहट का मिश्रण था। तभी बिना किसी चेतावनी के जंगल के भीतर से तेज पैरों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बहुत तेजी से हमारी तरफ दौड़ रहा हो। मैंने और प्रदीप ने एक दूसरे को देखा और बिना एक पल गवाए अपनी अपनी बाइक्स स्टार्ट की। भागो! प्रदीप ने चिल्लाया और हम पूरी ताकत से बाइक्स दौड़ाने लगे। रास्ता अब ऐसा लग रहा था जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। हर मोड़ एक जैसा लगने लगा था और हर पेड़ हमें एक ही जगह पर होने का भ्रम दे रहा था। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। रास्ता अब एक भयानक भूल भुलैया बन चुका था। प्रदीप ने पीछे मुड़कर मुझसे चिल्लाते हुए कहा, भाई, ये वही मोड़ है जहां हम पहले भी आ चुके हैं। मेरी धड़कन तेज हो गई। ये कैसे संभव था? हम सीधा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम बार बार उसी जगह पहुंच रहे थे। तभी एक जगह पर हमारी दोनों बाइक्स का फ्यूल अचानक खत्म हो गया। बिना किसी चेतावनी के दोनों गाड़ियां एक साथ बंद हो गईं। यह असंभव था। हमने रास्ते में पेट्रोल भरवाया था और इतनी दूरी पर फ्यूल खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता था। हम दोनों ने बाइक से उतरकर इधर उधर देखा। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा और पेड़ों की परछाइयां थीं। हमारे मोबाइल के सिग्नल भी गायब हो चुके थे। अब क्या करें भाई? प्रदीप ने घबराते हुए पूछा। उसकी आवाज में हताशा और डर दोनों थे। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली, लेकिन वह भी रुक चुकी थी। समय जैसे ठहर गया था। तभी पेड़ों के पीछे से फिर वही फुसफुसाना सुनाई दिया। इस बार आवाज और करीब से आ रही थी, जैसे कोई हमारे ठीक पास खड़ा होकर बातें कर रहा हो। तुम नहीं बचोगे, आवाज ने धीमे धीमे कहा। हम दोनों की हालत ऐसी थी कि अब सोचने का भी समय नहीं था। हमने बाइक्स वहीं छोड़कर पैदल भागना शुरू किया।
सड़क के दोनों ओर पेड़ थे जो और भी ऊंचे और डरावने लगने लगे थे। रास्ता कहीं भी खत्म होता नहीं दिख रहा था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आखिर कहां जा रहे हैं। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं रुककर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्रदीप ने भी रुककर मेरी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ? मैंने कांपते हुए कहा, मुझे लगा किसी ने मुझे छुआ। प्रदीप ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भाई, अब जो भी हो हमें चलते रहना है, रुकना नहीं है। अगर यहां रुक गए तो शायद हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। हम दोनों ने एक दूसरे को संभालते हुए दौड़ना शुरू किया। अंधेरा गहराता जा रहा था और पेड़ों के पीछे से कभी कभी परछाइयां झलकती, मानो कोई हमें देख रहा हो, हमारा मजाक उड़ा रहा हो। रास्ता पूरी तरह धुंधला हो चुका था और हमारे पैरों में अब ताकत नहीं बची थी, लेकिन रुकना अब भी कोई विकल्प नहीं था। हम जानते थे कि अगर रुक गए तो यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा और शायद हमेशा के लिए। फिर अचानक हम दोनों अंधेरे में बेतहाशा दौड़ते जा रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि रास्ता कहीं खत्म ही नहीं हो रहा था। थकान हमारे पैरों में घर कर चुकी थी, लेकिन डर ने हमें रुके बिना भागते रहने पर मजबूर कर दिया। प्रदीप ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे अगर उसने छोड़ा तो हम एक दूसरे को खो देंगे। हमारे बीच हमेशा ऐसा ही रिश्ता था। बचपन से ही हम हर मुश्किल में साथ खड़े रहते थे। प्रदीप कहता था, भाई, तू है तो मैं हूं, और मैं भी उसे वैसा ही मानता था। लेकिन आज का यह सफर हमें धीरे धीरे तोड़ रहा था। पेड़ों के बीच से हवा अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही थी। कभी लगता जैसे कोई हमारे बिल्कुल करीब सांस ले रहा हो, तो कभी दूर दूर से कंकड़ पत्थर गिरने की आवाजें सुनाई देती। रास्ते पर चलते हुए अचानक प्रदीप एक पत्थर से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। प्रदीप! मैंने घबराकर उसकी तरफ झुकते हुए उसे संभालने की कोशिश की। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और उसकी सांसें बेतहाशा चल रही थीं। भाई, मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा, प्रदीप ने हकलाते हुए कहा। मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे अंदर घुस रहा है। उसकी बात सुनते ही मेरी रूह कांप गई। तू पागल मत बन, हम यहां से निकल जाएंगे भाई, सब ठीक होगा। मैंने उसके कंधे थपथपाते हुए उसे दिलासा देने की कोशिश की, पर उसके चेहरे पर कुछ अलग था, जैसे वह कोई और बनने लगा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह प्रदीप नहीं लग रहा था। चल, अब उठ, हमें चलना होगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचा और वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके हाथ अब बर्फ जैसे ठंडे हो चुके थे। मैंने उसे घूर कर देखा और उसने भी मेरी तरफ एक अजीब सी नजरों से देखा, जैसे वह मुझे पहचान नहीं पा रहा हो। भाई, तू ठीक है ना? मैंने घबराते हुए पूछा। हम, प्रदीप ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज इतनी अजीब थी जैसे वह कहीं और देख रहा हो। उसकी आंखों में एक ठंडा अजनबीपन था, मानो किसी और की मौजूदगी ने उसे जकड़ लिया हो। हम दोनों ने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन इस बार मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था। प्रदीप ने बोलना बंद कर दिया था। वह बस चुपचाप आगे चलता जा रहा था, जैसे किसी ट्रांस में हो। मेरा दिल घबराया हुआ था। क्या प्रदीप अब भी वही दोस्त है जिसे मैं जानता हूं, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका है जिसे समझ पाना मुश्किल था। रास्ता और सुनसान हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और हमारे कदमों की आहट गूंज रही थी। अचानक प्रदीप चलते चलते एकदम रुक गया और खामोशी से मुझे घूरने लगा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, ठंडी, खोखली और बेजान। प्रदीप, क्या हुआ? मैंने डरते डरते पूछा। उसने बिना किसी भाव के मेरी तरफ देखा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, यहां से कोई नहीं निकलता, कभी नहीं। उसकी यह बात सुनते ही मेरी सांस अटक गई। मैंने प्रदीप का हाथ पकड़कर उसे झकझोरा। भाई, तुझे क्या हो गया है? ये मैं हूं, चल यहां से निकलते हैं। लेकिन प्रदीप ने मुझे एक झटके से पीछे धकेल दिया और बोला, तू भाग सकता है, पर मैं नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे अंदर डर का सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था कि प्रदीप अब वही इंसान नहीं रहा जिसे मैं जानता था। उसके चेहरे पर एक अजीब विकृत हंसी उभर आई और वह बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर जंगल की ओर बढ़ने लगा। प्रदीप, रुक, तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैंने चीखते हुए उसके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में ठंसने लगे थे। मैं जितना भागने की कोशिश करता, उतना ही रास्ता लंबा होता जाता।
प्रदीप मुझसे दूर जा रहा था और उसकी परछाई कोहरा निगले जा रही थी। फिर अचानक वह कोहरे में पूरी तरह गायब हो गया। मेरे चारों तरफ अंधेरा घना हो चुका था। पेड़ों के बीच से फिर वही फुसफुसाना शुरू हो गया। कई आवाजें, जैसे सैकड़ों लोग कुछ कह रहे हों। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं अकेला था और प्रदीप कहीं खो चुका था। मेरा गला सूखने लगा था। डर ने मेरी सोचने की शक्ति को पूरी तरह खत्म कर दिया था। मैं बेतहाशा इधर उधर देखने लगा, लेकिन हर दिशा एक जैसी लग रही थी। अब मुझे यकीन हो चुका था कि हम इस जगह में फंस चुके थे और यह कोई नॉर्मल रास्ता नहीं था। यह कोई भूल भुलैया थी, एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं जा सकता। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, प्रदीप, अगर सुन सकता है तो जवाब दे भाई। लेकिन मुझे सिर्फ मेरी ही आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई दी। किसी ने जवाब नहीं दिया। हवा अब और ठंडी हो गई थी और मुझे महसूस हुआ कि मैं अब इस डर से अकेला ही लड़ने वाला हूं। तभी अचानक घने कोहरे के बीच से प्रदीप की आवाज आई, लेकिन यह आवाज बिल्कुल अलग थी, दूरी और अस्पष्टता से भरी, जैसे किसी गहरी खाई के पार से आती हो। नरेश! उसने धीरे धीरे मेरा नाम पुकारा। वह आवाज इतनी अजीब थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। प्रदीप, तू कहां है? मैं बेतहाशा चिल्लाया। मेरी आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी। कोहरे में कहीं से उसके कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वह मेरी ओर वापस आ रहा हो। कुछ सेकंड बाद मैंने देखा कि एक धुंधली आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही है। प्रदीप भाई, मैंने राहत महसूस करते हुए आवाज लगाई और उसकी ओर लपका। लेकिन जैसे ही वह मेरे करीब आया, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। प्रदीप का चेहरा अजीब सा लग रहा था। उसके होंठ हल्के से खुले हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, मानो वह मुझे देख रहा हो लेकिन पहचान नहीं पा रहा हो। उसकी चाल भी नॉर्मल नहीं थी, जैसे वह किसी अदृश्य डोर से खींचा जा रहा हो। तू ठीक है ना भाई? मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन प्रदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। बस बेजान सी आंखों से मुझे देखता रहा। फिर उसने धीरे से फुसफुसाया। मेरा दिल जैसे रुक गया। यह प्रदीप की आवाज नहीं थी, यह किसी और की थी, किसी अजनबी की, जो उसकी देह से बोल रहा था। भाई, यह सब क्या बोल रहा है? मैंने झकझोरते हुए उसे सचेत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह एक पुतले जैसा खड़ा रहा, बिल्कुल स्थिर, बिना किसी भावना के। तू अब नहीं बच सकता नरेश, उसने धीरे धीरे कहा, मानो यह बात किसी और ने उसकी जुबान से कहलवाई हो। मेरा खून ठंडा पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब सिर्फ एक माध्यम भर था, किसी ऐसी ताकत का जिसे मैंने कभी समझा भी नहीं था। मैं समझ गया था कि जो भी यह सब हो रहा है, वह सिर्फ हमारे शरीर के साथ नहीं, हमारी आत्माओं के साथ खेल रहा है। प्रदीप अब वह नहीं था जिसे मैं जानता था। मैंने तुरंत फैसला किया कि मुझे उसे यहीं छोड़कर भागना होगा, चाहे दिल पर कितना भी भारी क्यों ना लगे। भाई, माफ करना, मैंने बुदबुदाते हुए कहा और पीछे मुड़कर पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। मेरा दिल फट रहा था, लेकिन वहां रुकने का मतलब मौत से भी बदतर था। जंगल के पेड़ मेरे चारों तरफ घूमते और झूमते लग रहे थे, जैसे वे भी इस खेल का हिस्सा हों। कोहरा इतना घना था कि आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने सोचना बंद कर दिया था। अब मेरा शरीर बस भाग रहा था, अपने आप। कुछ देर बाद मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी सड़क के किनारे लगे किसी पुराने ढाबे की तरह लग रही थी। मैं उम्मीद से भर गया और अपने कदमों को और तेज कर दिया। जैसे ही मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि वहां कोई पुराना ट्रक खड़ा था और उसके पास कुछ लोग थे, ड्राइवर और 2-3 मजदूर, जो ढाबे के किनारे बैठकर चाय पी रहे थे। मैं हांफते हुए उनके पास पहुंचा और लगभग गिरते गिरते उनसे बोला, भाई, मेरी मदद करो, मेरा दोस्त, वो पीछे कुछ गलत हो गया है। उन लोगों ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। उनमें से एक बुजुर्ग ड्राइवर ने कहा, बेटा, तू कहां से आ रहा है? इस सड़क पर कोई इतनी रात को नहीं जाता। मैंने जल्दी जल्दी सारी बातें बताईं, कैसे प्रदीप और मैं इस रास्ते पर फंसे थे और कैसे वह अजीबोगरीब बातें करने लगा था। लेकिन जैसे ही मैंने यह सब कहा, उन लोगों के चेहरे पर चिंता उभर आई। बेटा, इस सड़क पर कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था, उन्होंने कहा। एक वैन का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सब लोग मर गए थे और तब से यह जगह ठीक नहीं मानी जाती। बहुत से लोग यहां आए,
लेकिन कभी वापस नहीं गए। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। प्रदीप और मैंने जिस वैन को रास्ते में देखा था, क्या वह वही वैन थी? क्या हम सच में किसी ऐसी जगह फंस चुके थे जहां से वापस आना नामुमकिन था? तू भाग्यशाली है कि यहां तक पहुंच गया बेटा। पर तेरा दोस्त, ड्राइवर ने गंभीरता से कहा और गहरी सांस ली। शायद उसे यह जगह छोड़ने नहीं देगी। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मुझे वापस जाना होगा। ड्राइवर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तू वापस गया तो तुझे भी वहीं रोक लेंगे। यहां से जो बचकर निकला है वह दोबारा नहीं लौटता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रदीप को पीछे छोड़ना मेरे लिए मौत जैसा था, लेकिन अब मैं समझ गया था कि अगर मैं वापस गया तो हम दोनों ही इस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएंगे। मेरे दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही थी। क्या मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाने की कोशिश करूं या खुद को बचाकर यहां से भाग जाऊं? यह ऐसा फैसला था जिसे लेना मेरे लिए नामुमकिन लग रहा था। और तभी मैं वहीं सड़क किनारे खड़ा भीतर ही भीतर टूट चुका था। प्रदीप को पीछे छोड़ने का ख्याल मेरी आत्मा को झकझोर रहा था। वह सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, वह मेरे भाई जैसा था। हमने साथ में स्कूल के दिन बिताए थे, कॉलेज की मस्ती की थी और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहे थे। मैं प्रदीप को यूं कैसे छोड़ सकता था? हर लम्हा उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, नरेश, तू है तो मैं हूं। मेरे सामने बैठे बूढ़े ड्राइवर ने फिर से चेतावनी दी, बेटा, अगर तू वापस गया तो शायद फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इस जगह में जो फंसा वह हमेशा यहीं रह जाता है। लेकिन उस वक्त डर से ज्यादा मेरे मन में दोस्ती की कसम और प्रदीप को बचाने का जुनून हावी था। मैं वापस जाऊंगा, उसे यूं नहीं छोड़ सकता, मैंने दृढ़ता से कहा। ड्राइवर ने निराश होकर सिर हिलाया, जैसे वह जानता हो कि मैं अपनी मौत के मुंह में जा रहा हूं। मगर मैं अब रुकने वाला नहीं था। मैंने अपना बैग कसकर कंधे पर लादा और सड़क की ओर मुड़ा। कोहरा अब भी गहरा था, लेकिन इस बार मैं जानता था कि मुझे किस दिशा में जाना है। मैंने बिना रुके उसी रास्ते पर भागना शुरू कर दिया जहां से मैं प्रदीप को पीछे छोड़ आया था। हवा और ठंडी हो गई थी और हर कदम पर अजीब फुसफुसाहट हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकतें मेरे रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही हों। लेकिन मैंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया था और मेरे मन में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, प्रदीप को बचाना। कुछ दूर भागने के बाद वही पुराना मोड़ दिखाई दिया जहां हमारी बाइक का फ्यूल खत्म हुआ था। बाइक्स वहीं खड़ी थीं, कोहरे में आधी छिपी हुई, लेकिन प्रदीप कहीं नहीं दिख रहा था। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन सिर्फ सन्नाटा और कोहरा था। प्रदीप! मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज अंधेरे में गुम हो गई, जैसे इस जंगल ने उसे निगल लिया हो। तभी पेड़ों के पीछे से कुछ हलचल हुई। एक परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह प्रदीप था या कोई और? प्रदीप! मैंने एक आखिरी उम्मीद से पुकारा, लेकिन जैसे ही वह आकृति कोहरे से बाहर आई, मेरा खून जम गया। वह प्रदीप था, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसका चेहरा विकृत हो गया था, जैसे वह इंसान और किसी परछाई के बीच फंसा हुआ हो। उसकी आंखें खोखली थीं और होठों पर एक अजीब सी बेजान मुस्कान थी। वह बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब ठहराव था, जैसे वह किसी और के काबू में हो। नरेश, भाग! प्रदीप ने बमुश्किल फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी और टूटी हुई थी कि मुझे उसे सुनने के लिए आगे झुकना पड़ा। मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता भाई, मैं चिल्लाया और उसे कसकर पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, ऐसा लगा मानो मैं बर्फ को पकड़ रहा हूं। उसका शरीर इतना ठंडा था कि मेरी उंगलियां सुन्न होने लगीं। प्रदीप ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा था। और तभी उसकी मुस्कान अचानक और विकृत हो गई। उसकी आंखों में एक गहरी शून्य जैसी अंधेरी परछाई उतर आई। अब बहुत देर हो चुकी है नरेश, उसने धीमे और भयानक लहजे में कहा। तू मुझे नहीं बचा सकता। अब मैं उनका हिस्सा हूं और जल्द ही तू भी होगा। मेरे पैर सुन्न हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। प्रदीप ने अचानक मेरा हाथ झटक दिया और पीछे हटने लगा, कोहरे में धीरे धीरे गुम होता हुआ। रुक, तू नहीं जा सकता। मैंने चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जकड़ गए थे। ऐसा लगा मानो अदृश्य जड़ें
जमीन के नीचे से उठकर मुझे खींच रही हों। प्रदीप ने एक आखिरी बार मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द, अफसोस और एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह मुझे अलविदा कह रहा हो। फिर वह पूरी तरह कोहरे में गुम हो गया और मैं बस वहीं खड़ा रह गया, असहाय, अकेला और टूटा हुआ। कोहरा अब और घना हो गया था। मैं चीखता रहा, पुकारता रहा, प्रदीप वापस आजा भाई, प्लीज। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और वही अजीब फुसफुसाहट, मानो पूरा जंगल मुझ पर हंस रहा हो, मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैं वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। प्रदीप जा चुका था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। पीछे मुड़ना भी बेकार था और यहां रुकना भी मौत से कम नहीं था। समय जैसे रुक गया था। ठंड अब मेरी हड्डियों तक उतर चुकी थी और मेरे पैर किसी तरह आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। प्रदीप के बिना लौटना मुझे अपनी आत्मा का एक हिस्सा खोने जैसा लग रहा था। और तभी मुझे एहसास हुआ कि यह रास्ता हमें कभी छोड़ने नहीं वाला था। जो एक बार यहां फंसा वह या तो यहां का हिस्सा बन जाता है या हमेशा के लिए खो जाता है। मैं वहीं खड़ा रहा, अंधेरे और कोहरे के बीच, प्रदीप की यादों के साथ, उस डर के बीच फंसा हुआ जो शायद अब कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने अनुभव हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी रोमांचक कहानी लगातार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।